वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो यह सीरीज आज फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन चैप्टर और फ्रिक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार एएसआई एग्ज़ाम 22 जुलाई से स्टार्ट है। 22 जुलाई को लिया जाएगा और उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन 60 रहेगा और यह सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल करेगा इस एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सेशन में लास्ट तक बने रहना है और सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तथा सही व्यवस्था। इसमें बोला जा रहा है छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा देखते हैं, लोटनिक घर्षण होता है, फिर उसके बाद सर्पी, फिर स्थैतिक, इसके बाद होता है सीमांत। इसमें तो छोटे से बड़े सजाने के लिए तो सबसे छोटा हो गया लोटनिक के बाद सर्पी के बाद स्थैतिक के बाद सीमांत। तो एक का बी हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श और संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है तो कार के विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि संगमरमर पर गीला फर्श पर सबसे कम उसमें फ्रिक्शन होगा। तो पहला ये हो जाएगा। बढ़ते क्रम में सबसे कम फ्रिक्शन संगमरमर का गीला फर्श पर, फिर संगमरमर का सूखा फर्श पर, फिर समाचार पत्र पर और तौलिया पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्थैतिक घर्षण होता है तो स्थैतिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो अभी हम लोग देख लिए सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण, फिर उसके बाद सर्पी घर्षण, सर्पी के बाद आया स्थैतिक घर्षण, फिर उसके बाद सीमांत घर्षण। सर्पी घर्षण से अधिक होता है स्थैतिक घर्षण। तो 3 का ए हो गया, 3 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। घर्षण बढ़ाने का एक उपाय है तो रुखरा करना घर्षण बढ़ाने का उपाय है। घर्षण क्या है? तो घर्षण हमारे लिए प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, शत्रु भी है और मित्र भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता तो तब क्या होता? तो तब घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज रहता है 0 और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो न्यूट्रॉन अगर रहता तो ये उदासीन रहता, सब चीज़ को उदासीन कर देता, तो घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता। एक और डोरी से तनाव नहीं होता, स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर 6 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, घर्षण लगता है तो दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण लगेगा। जैसे फोर्स हम इधर लगाएंगे फोर्स, तो इसके विपरीत लगेगा फ्रिक्शन। तो घर्षण दिशा के विपरीत। अब चरम घर्षण स्थिर घर्षण पर महत्तम घर्षण है, ये चरम स्थान लिमिटिंग सीमांत घर्षण। तो ये महत्तम है 8 का बी। अब म्यू एस बटा म्यू के का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। और क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक का तो यह एक विमाहीन राशि है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब आनत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित से बड़ा होगा, जब 10 इनवर्स म्यू से बड़ा हो जाएगा। तो 11 का बी। 12 का देखते हैं। तो 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वाट बल की आवश्यकता है। तो वस्तु बल के बीच फ्रिक्शन गुणांक क्या होगा? तो फ्रिक्शन गुणांक इसको हम फॉर्मूला से बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू एफ आर होता है। इसीलिए यहाँ पे म्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो म्यू इक्वल टू तो एफ इक्वल टू होता है म्यू आर यहाँ पे। तो एफ इक्वल टू म्यू आर और म्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो म्यू बराबर हो जाएगा एफ बटा आर। तो एफ इक्वल टू वहाँ पे 100 केजी देंगे, 100। आर इक्वल टू
R इक्वल टू म्यू एफ है तो R का मान 4 और F का मान 100। इस तरह से म्यू का मान निकल जाएगा 0.04। जब म्यू डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो 12 का C हो जाएगा इसका आंसर। अब 13 का देखते हैं। यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? तो अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण बल भी दुगुना हो जाएगा, तो 13 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि 14 में एक आनत तल का झुकाव 30 डिग्री है होने पर उस पर स्थित वस्तु ए और ठीक फिसलने की स्थिति में ए के स्थान पर दूसरा वस्तु बी रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव 40 डिग्री है, तो वस्तु पर नीचे की और ठीक फिसलने की स्थिति में तब होता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए और बी के लिए घर्षण गुणांक भिन्न भिन्न होगा क्योंकि एंगल अलग अलग है, एक के लिए 30 डिग्री है, एक के लिए 40 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि किसी रुधिर क्षैतिज तल पर 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है, तो संपर्क दिशा म्यू इतना दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? तो इसके लिए 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा, जितना वो खींच रहा है उतना ही इतना होगा। तो अब ये देखिए 16 का 24 केजी, 8 केजी और 4 केजी का 3 ब्लॉक हल से दूरी से संबंध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं, तो निकाय का अब यहाँ टोटल M निकल जाएगा। टोटल M को जोड़ देंगे, 8 4 12, 24 12 36 हो गया, 36। और एक्सेलरेशन मेरे पास दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F का मान निकल जाएगा F इक्वल टू ma 36 इंटू 2 यानी 72 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 17, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 17 का हो जाएगा डी, 17 का डी। अब 18 नंबर देखते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि अभी हम लोग देख लिए बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। बर्फ़ मुलायम, पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण कितना कम होता है। तो 18 का देख लेते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। 19 का देखते हैं। लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुटनिक घर्षण में लुटनिक बल में घर्षण सबसे कम लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुढ़कन अवस्था का घर्षण फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। 19 का बी। इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन का जितना भी सवाल था NCERT से सब देख लिए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।